अस्सलामुअलैकुम गाइस। सो हियर आई एम बैक। ओके गाइस, तो कल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट और कुछ क्वेश्चंस हमने देखे थे। ओके, तो चलिए, कल हमने करंट पढ़ा था। तो मैंने कहा था कि करंट क्या होता है। तो करंट होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम। ओके, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं व्हेन चार्ज फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन देन इट कंस्टिट्यूट्स एन इलेक्ट्रिक करंट। फिर हमने मैथमेटिकल रिलेशन देखी इलेक्ट्रिक करंट की, जो कि होती है I इक्वल्स टू Q डिवाइड बाई T। Q रिप्रेजेंट करता है चार्ज को और टाइम होता है T। ओके, एंड I रिप्रेजेंट्स करंट। फिर हमने देखा SI यूनिट ऑफ करंट इज कूलम पर सेकेंड, और जिसे हम कहते हैं एम्पियर। ओके गाइज, फिर हमने यहाँ पे 1 एम्पियर ऑफ करंट को डिफाइन किया। तो हम 1 एम्पियर ऑफ करंट कहते हैं कि जब चार्ज फ्लो होगा कितना 1 कूलम फॉर द टाइम पीरियड ऑफ 1 सेकेंड। ओके, मतलब टाइम इंटरवल हमारे पास 1 सेकेंड होगा। जब उस टाइम में 1 कूलम ऑफ चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करेगा तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पियर फ्लो हो रही है। ओके, फिर मैंने कहा कि कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट हम लेते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके गाइज, तो गाइज देखिए, करंट जब भी फ्लो होती है तो मेनली मतलब दोनों चार्जेस से हो सकती है। पॉजिटिव चार्जेस भी मूव कर सकते हैं और नेगेटिव चार्जेस भी मूव कर सकते हैं। बट जब हम मेटल्स लेते हैं, दैट इज़ कंडक्टर्स जो हमारे घर में लगे हुए होते हैं, तो मेनली उनमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, क्योंकि उनमें जो पॉजिटिव आयन्स होते हैं तो वो फिक्स्ड होते हैं। ओके, तो इसमें मेन करंट कैरियर होता है इलेक्ट्रॉन। बट जब हम इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं, ओके, इलेक्ट्रोलाइट्स तो उनमें बोथ पॉजिटिव आयन्स और नेगेटिव आयन्स टेक पार्ट करते हैं करंट के फ्लो होने में। ठीक है, वहाँ पे पॉजिटिव आयन्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं और जो नेगेटिव आयन्स होते हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। ओके, फिर हमने यहाँ पे देखा करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर। ओके, याद रखिएगा, इस एमीटर से हम मेजर करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, और वोल्ट मीटर जो होता है उससे हम मेजर करते हैं वोल्टेज। ओके, फिर यहाँ पे मैंने सिंबल्स दिखाए, सर्किट सिंबल्स ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिक सर्किट एलिमेंट्स। ओके, तो गाइज ये यहाँ पे दिखा रहा है सेल, ये वाली फिगर, ये वाला बैटरी, ये रेजिस्टेंस, ये है वेरिएबल रेजिस्टेंस। ओके, वेरिएबल मीन मतलब कि हम इसकी रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से जितनी हमें ज़रूरत हो। ये हम मेनली इस्तेमाल करते हैं लैब्स में। ओके गाइस, वहाँ पे हमें रेजिस्टेंस हम वेरिएबल करते हैं और ओहम्स लॉ को वहाँ पे हम वेरीफाई करते हैं। ओके, ओहम्स लॉ आज हमें पढ़ना है। ओके, ये फिक्स्ड रेजिस्टेंस एक ही वैल्यू होगा। तो ये ओपन स्विच है, ये क्लोज्ड स्विच है, ये भी स्विच को रिप्रेजेंट करता है और ये भी। मतलब ये ओपन सर्किट हम इन दो तरीक़ों से दिखाते हैं, इधर यहाँ ये दिखाएंगे या फिर ऐसे। सिमिलरली क्लोज्ड स्विच हम ऐसे दिखाते हैं या फिर ऐसे। ओके गाइज, तो ये था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो चलिए पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट के रिलेटेड, ताकि आपको पूरा समझ आए कि कैसे हम क्वेश्चंस कर सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट पे। तो गाइज वहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो गाइज प्रैक्टिस कीजिए और ध्यान रखिए गाइज कैसे करना है क्वेश्चन। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं। ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर flows through a wire for 10 minutes. Find the amount of charge that flows through the circuit. ओके गाइज, तो ये था क्वेश्चन। गाइज तो वीडियो को पॉज कीजिए 1 मिनट के लिए और कीजिए ये क्वेश्चन, देखिए क्या आप ये कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छे, अगर नहीं तो फिर आप देखिए कि कैसे कर रहे हैं। फिर खुद भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जो आपकी बुक पे क्वेश्चंस दिए गए होंगे उन पे प्रैक्टिस कीजिए। ओके गाइस, तो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए। ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, तो हमारे पास पहले करंट दी गई है। कह रहे हैं कि ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू ए वायर फॉर 10 मिनट्स। तो एक करंट एक वायर में से
एक तार में से फ्लो हो रही है फॉर ए टाइम इंटरवल ऑफ 10 मिनट्स। ओके गाइस, तो 10 मिनट के लिए करंट चल रही है एक वायर में से। ओके, तो हमें ढूंढना क्या है, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। तो हमें देखना है कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा है इन 10 मिनट में सर्किट में से। ओके, तो हमें पता है कि करंट होती है फ्लो ऑफ चार्ज, यानी चार्जेस फ्लो करेंगे तभी करंट प्रोड्यूस होगी। तो अब यहाँ पे करंट दिया गया है, तो हमें तो सीधी बात है कि चार्ज फ्लो हो रहा होगा, तो हमें इस चार्ज का की क्वांटिटी निकालनी है कि कितनी फ्लो हो रही है। ओके, तो गाइस देखिए हमारे पास क्या दिया गया है, गिवन है I इक्वल्स टू 10 एम्पियर और टाइम दिया गया है T इक्वल्स टू 10 मिनट्स। ओके, तो गाइस देखिए टाइम यहाँ पे मिनट्स में है, तो हमें इसे SI यूनिट्स में चेंज करना होगा। तो टाइम का SI यूनिट है सेकेंड, तो यहाँ पे हम लिखेंगे T इंटू 60 सेकेंड्स, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो हमारे पास टाइम आ रहा है 600 सेकेंड्स। ओके, तो करंट 10 एम्पियर फ्लो, सॉरी गाइस यहाँ पे 0.5 एम्पियर था, आई एम सॉरी। तो करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लो हो रही है कितने सेकंड्स के लिए, T इक्वल्स टू 600 सेकेंड्स। ओके, हमें पता है हमें पता है कि करंट की रिलेशन क्या होती है, I इक्वल्स टू चार्ज डिवाइड बाई टाइम। तो यहाँ से हम चार्ज निकाल सकते हैं, चार्ज इक्वल्स टू करंट इनटू टाइम। ओके, तो गाइस देखिए क्यों होगा इक्वल टू I के बदले हम वैल्यू लिखेंगे 0.5 इंटू T के बदले लिखेंगे 600 और यूनिट आएगा एम्पियर इंटू सेकेंड। ओके, तो चार्ज, तो आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए, वो होगा 5 0 0 0 30, दैट मीन्स 300 कूलम। ओके गाइस, तो 300 कूलम, तो एम्पियर इंटू सेकेंड होता है कूलम। ओके गाइस, तो 300 कूलम्स ऑफ चार्ज फ्लो हो रहे हैं सर्किट में से या फिर वायर में से, आप कह सकते हैं। तो गाइस ये देखा आपने, बहुत आसान क्वेश्चन था। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमें चार्ज निकालना था, करंट दिया गया था, टाइम दिया गया था, ये दोनों दिए गए, तो ये निकालना था। कभी क्वेश्चन में ये दोनों दिए हो सकते हैं तो आपको टाइम निकालना होगा, या फिर कभी चार्ज और टाइम दिया गया होगा तो आपको करंट निकालनी होगी। ओके गाइस, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। ओके, तो चलिए मूव करते हैं आज के हम मेन टॉपिक पे, जो कि है ओहम्स लॉ। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अपने टॉपिक का नाम, जो कि है ओहम्स लॉ। तो गाइस यहाँ से आपका मेन चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से मतलब ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है क्वेश्चंस के आने की। ओके गाइस, करंट वोल्टेज ये सब बेसिक्स थे इस चैप्टर के। तो अब हम मेन टॉपिक पे आ रहे हैं। ओके गाइस, मतलब जो भी अब टॉपिक आप पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी है उन क्वेश्चंस के आने की। ओके, मैं ये नहीं कहूँगा कि हमने जो पढ़ा उसमें से क्वेश्चन नहीं आ सकते, उसमें भी आ सकते हैं। ओके, वो भी आ सकते हैं, बट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है क्योंकि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। ओके, तो ओहम्स लॉ, तो देखते हैं कि ओहम्स लॉ क्या कहता है। ओके, तो मैं यहाँ पे पहले इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ। ओहम्स लॉ स्टेट्स दैट at a constant temperature and pressure, voltage applied across the ends of a conductor is
directly proportional to the current flowing through the conductor. सो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख दी ओहम्स लॉ की। तो देखिए क्या कहता है, ओहम्स लॉ स्टेट्स दैट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ओहम्स लॉ कहता है कि आप टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखिए, एक ही वैल्यू उसका फिक्स कीजिए। फॉर एग्जांपल 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार या फिर 1 एटमॉस्फेयर, ओके। बस इन दोनों को वहीं पे सेट कीजिए। उसके बाद क्या होगा, वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर, ओके। जो कि हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर, ओके, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस चीज़ के, जो कि करंट फ्लो हो रही होगी उस कंडक्टर में से, ओके। दैट मीन्स, या फिर आप कहीं पे मतलब बुक में या फिर किसी सर ने आपको ऐसे भी लिखा होगा यहाँ पे, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज। तो दोनों एक ही चीज़ है, ओके। चाहे आप करंट प्रोपोर्शनल कहिए वोल्टेज के या फिर वोल्टेज प्रोपोर्शनल कहिए करंट के, एक ही बात है, ओके गाइस। तो ओहम्स लॉ कहता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कंडक्टर है कोई, ओके। तो फॉर एग्जांपल हमने किसी बैटरी के साथ इसे ज्वाइन किया, पॉजिटिव नेगेटिव वी, और यहाँ से फॉर एग्जांपल कहिए कि करंट आई फ्लो हो रही है, ओके। तो टेम्परेचर और प्रेशर हमें कांस्टेंट रखना है, ओके। तो यहाँ से फ्लो हो रही है करंट आई। तो ओहम्स लॉ कहता है कि जितना ये वी होगा उसी हिसाब से ये प्रोपोर्शनल होगा करंट के, यानी अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी उतना ही बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास वोल्टेज 5 वोल्ट था और करंट फ्लो हो रही थी 1 एम्पियर। अब अगर हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो वैल्यू 10 वोल्ट, तो करंट भी उसी हिसाब से बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वोल्टेज 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ तो करंट भी 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, ओके। तो करंट फॉर वोल्टेज ऑफ 10 वोल्ट करंट हो जाएगी 2 एम्पियर, ओके। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट इज वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू करंट आई, ओके। तो आपने 9th में पढ़ा होगा, अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी हमें इक्वलिटी में चेंज करनी होगी तो हमें कांस्टेंट चाहिए, वहाँ पे कोई कांस्टेंट, ओके। तो हम यहाँ पे कहेंगे v इक्वल्स टू आर इंटू आई, ओके। तो यहाँ पे जो आर है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, ओके। यहाँ पे हम लिखेंगे वायर आर इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो यहाँ पे जो है आर है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यानी एक कांस्टेंट है, एक पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए एक कांस्टेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं कॉपर वायर लूँगा उसके लिए इस आर का कुछ वैल्यू रहेगा, फिर मैं सिल्वर वायर लूँगा उसके लिए आर का वैल्यू कुछ और रहेगा, लेकिन हमेशा वही वैल्यू रहेगा, ओके। तो ये उसका ये था कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज कॉल्ड resistance of the conductor, resistance of the resistance of the conductor, ओके। तो गाइज हम इसे कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ओके। तो आपने रेजिस्टेंस नाम सुना होगा, तो आज आपने देख लिया कि ये रेजिस्टेंस आता कहाँ से। तो ये एक पैरामीटर होता है जो कि हर एक जो कंडक्टर होता है उसके लिए कांस्टेंट होता है, ओके। तो यहाँ पे अब हम डिफाइन करेंगे आर को। यहाँ से हम लिख सकते हैं v डिवाइड बाई आई इक्वल्स टू आर, ओके।
ठीक है। तो आर हम निकाल सकते हैं वी डिवाइड बाई आई से। तो अगर आपके पास वोल्टेज दिया गया होगा और करंट दिया गया होगा तो आप उस वायर की रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, उस पर्टिकुलर वायर की रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। गाइस ये रेजिस्टेंस बहुत काम की चीज़ होती है। फॉर एग्जांपल आप फिर हमें आगे पढ़ना हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो मतलब जब भी किसी वायर में से करंट फ्लो होती है तो वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट होता है, यानी वो वायर हीट अप हो जाती है। फॉर एग्जांपल आपने घर में हीटर्स देखे होंगे, उसमें हम क्या करते हैं, हम बस दो वायर्स कनेक्ट करते हो और वो कॉइल लाल हो जाती है। वो क्या होता है एक्चुअली, तो वहाँ पे वो जो वायर होती है वो बहुत ज़्यादा उसमें रेजिस्टेंस होती है। तो जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है तो उतना ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट होता है वहाँ पे, और वायर का टेम्परेचर स्टार्ट होता है राइज होना, और उस टेम्परेचर राइज होने से उसका कलर चेंज होता है। ओके, तो ये हम आगे पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में। फिलहाल मैं कह रहा था ये जो रेजिस्टेंस होती है एक पैरामीटर होता है हर एक कंडक्टर का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर भी है। मतलब फ़ायदेमंद भी होता है और इसके कुछ नुकसान भी है। मतलब नुकसान है कि करंट कम फ्लो होती है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि आर आई इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी आई जो होता है यहाँ पे आप लिख सकते हैं, और अगर हमें करंट निकालनी होगी तो हम लिख सकते हैं वी बाई आर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर हम आर को इंक्रीज करेंगे, वोल्टेज को कांस्टेंट रखेंगे, आर इंक्रीज होगा तो करंट कम होगी। यानी हम दो वायर्स लेंगे, ठीक है, एक की रेजिस्टेंस होगी 10 ओम, दूसरे की होगी 20 वैल्यू। ओके, तो ज़्यादा करंट किस में फ्लो होगी, जिसमें रेजिस्टेंस होगी 10। ओके, उसमें ज़्यादा करंट फ्लो होगी अगर हम कांस्टेंट वोल्टेज अप्लाई करेंगे। ओके गाइस, तो चलिए अब हम यूनिट देखते हैं आर का। ओके, यानी रेजिस्टेंस का यूनिट देखेंगे। एसआई यूनिट, जो भी क्वांटिटी हम फिजिक्स में पढ़ते हैं उसका हमेशा एसआई यूनिट हमें देखना होता है ताकि हम मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कुछ भी ले आते हैं बाज़ार में से तो हम साथ में उसका यूनिट कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप दूध ले आते हैं तो आप कहते हैं कितने किलोज लाऊंगा या फिर कितने लीटर्स लाऊंगा। ठीक है, तो हमेशा जो भी हम कुछ लाते हैं तो हम वो किसी यूनिट्स में लाते हैं। ओके, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इसका भी यूनिट होना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़ V equals to 1 volt and I equals to 1 एम्पियर, देन तब क्या होगा, जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा R वो होगा V डिवाइड बाई आई, वो होगा 1 वोल्ट डिवाइड बाई 1 एम्पियर, जिसे हम कहते हैं 1 वोल्ट बाई एम्पियर, और इसे हम कहते हैं R इक्वल्स टू 1 ओम। ओके, ओम ऐसे हम डिनोट करते हैं, या फिर ओम हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो आपने देखा कि एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। तो बट उससे पहले मैं डिफाइन करूँगा 1 ओम ऑफ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, और ये किसके बराबर होता है, वोल्ट बाय एम्पियर। ऐसे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। फॉर एग्जांपल आप 12th के बाद जेईई देते हैं, सीईटी देते हैं, नीट देते हैं, तो उनमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि व्हाट इज़ द विच वन रिप्रेजेंट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। वहाँ पे ऑप्शन में ओम नहीं होगा, वहाँ पे ऐसे होगा वोल्ट बाय एम्पियर, वोल्ट बाय कूलम, जूल पर कूलम, ऐसे कुछ दिया होगा। तो वहाँ पे आपको ये वाले यूनिट से याद भी होने चाहिए। ये कहाँ से आते हैं, ये ओम मैंने लिखा आया कहाँ से, तो वो आपको याद रखना है। ओके गाइज, तो ये था साइन ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। अब चलिए 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस डिफाइन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस डिफाइन किया। तो 1 ओम ऑफ किसी वायर को हम कहेंगे कि इसकी रेजिस्टेंस 1 ओम है जब क्या होगा, जब 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगी, और जब हमने
उसकी वोल्टेज रखी होगी कितनी, 1 वोल्ट। फॉर एग्जांपल हम किसी वायर के अक्रॉस वोल्टेज रखेंगे 1 वोल्ट। अगर इसमें से 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो हो रही है तो हम कहेंगे जो ये वायर है इसकी रेजिस्टेंस है 1 ओम। ओके, देयरफॉर 1 ओम ऐसे लिखेंगे। ए वायर इज said to have a resistance of 1 ohm if a current of 1 ampere flows through it when voltage applied is 1 वोल्ट। ओके, तो गाइस हम कहेंगे कि इस वायर की रेजिस्टेंस 1 ओम है जब इसमें से 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगी जब हमने इसकी वोल्टेज रखी होगी 1 वोल्ट। ओके गाइस, तो ये था ओहम्स लॉ। फिर हमने रेजिस्टेंस डिफाइन किया और अब हमने 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस डिफाइन किया। वन मोर थिंग गाइस, जहाँ पे आप देखिए हमारे पास रिलेशन थी V इक्वल्स टू IR। ओके, तो गाइस यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, ये तो कांस्टेंट था तो वेरिएबल थे ये एंड ये। तो ये जो रिलेशन या फिर इक्वेशन हम कहेंगे, ये देखिए ये लीनियर इक्वेशन है, यानी वेरिएबल्स का पावर 1 है। ओके, इंटू 2 वेरिएबल्स है, ये लीनियर इक्वेशन है बट कितने वेरिएबल्स में, 2 वेरिएबल्स में। देयरफॉर ये एक स्ट्रेट लाइन को डिफाइन करती है। ओके, रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन। ओके, तो ये एक स्ट्रेट लाइन को डिफाइन करती है, स्ट्रेट लाइन। ओके, तो अगर हम ग्राफ बनाएंगे आई और वी के बीच में। ओके, तो यहाँ से आई है ये 0 और ये है वी। ओके, तो ग्राफ कैसा होगा, तो देखिए इंटरसेप्ट कुछ नहीं है, इंटरसेप्ट होता अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म होती। ओके, देखिए अब अगर आई 0 है तो वी का वैल्यू भी 0 निकलेगा क्योंकि 0 इंटू समथिंग इज़ 0। तो अगर आई का वैल्यू 0 है वी का वैल्यू भी 0 होगा, तो जितना जितना आई बढ़ेगा वी भी बढ़ेगा। तो ये एक स्ट्रेट लाइन ऐसी निकलेगी थ्रू ऑरिजिन। ओके, और जो इस लाइन का स्लोप होगा वो इक्वल टू होगा आर के। तो गाइस ये था ऑल अबाउट द ओहम्स लॉ। तो हमने देखा ओहम्स लॉ क्या कहता है। ओहम्स लॉ कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वोल्टेज अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। फिर हमने प्रोपोर्शनैलिटी हटाया तो उसके बदले हमने प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया तो वहाँ पे कांस्टेंट हमें लगाना पड़ेगा। तो हमने कहा वो कांस्टेंट आर है, तो आर इज़ अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ओके, फिर यहाँ पे मैंने आर की रिलेशन निकाली, आर इक्वल्स टू वी बाई आई और आई इक्वल्स टू वी बाई आर। तो गाइज ये वाले इक्वेशंस काम आते हैं हमें अगर हमें वोल्टेज फाइंड करना होगा, मतलब रेजिस्टेंस और करंट दिया होगा तो वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली हम करंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो फिर मैंने कहा कि अगर वोल्टेज 1 वोल्ट है और करंट 1 एम्पियर है तब हम कहेंगे R इज़ इक्वल टू 1 वोल्ट बाई एम्पियर, जिसे हम कहेंगे R इक्वल्स टू 1 ओम। तो मैंने कहा कि ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज़ 1 ओम, या फिर आप कह सकते हैं इज़ ओम और वोल्ट बाई एम्पियर। तो a wire is said to have resistance of 1 ohm if a current of 1 ampere flows through it when voltage applied is 1 volt। ओके, फिर यहाँ पे मैंने कहा कि V इक्वल्स टू आई आर रिप्रेजेंट करती है एक स्ट्रेट लाइन को, क्योंकि एक लीनियर इक्वेशन है इंटू 2 वेरिएबल्स, तो इसका ग्राफ आएगा ऐसे स्ट्रेट लाइन थ्रू ऑरिजिन। ओके, तो गाइस आई थिंक आपको ओहम्स लॉ अच्छे से समझ आ गया होगा।
गाइस अगर कुछ आपको क्वेश्चंस रहते हैं, डाउट्स रहते हैं, तो प्लीज़ कहिए, कमेंट सेक्शन में कहिए क्या आपको कुछ है, मतलब डाउट रहता है, या अगर आपको नोट्स चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं वी नीड नोट्स, तो मैं आपको अपना कांटेक्ट डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे, ओके। और अगर आपको कोई डाउट रहता है कहीं पे भी तो मुझे कमेंट में बताइए, ओके, या फिर मुझे कांटेक्ट कीजिए। और यस कि मैंने अभी मैथमेटिक्स भी शुरू किया है, ओके गाइस, तो उसका पहला लेक्चर मैंने अभी अपलोड किया है, तो देखिए, अगर समझ आता है आपको तो गुड, अगर आप कहीं पे डाउट्स रहते हैं तो शेयर कीजिए, तो ताकि मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं। अभी मतलब पेंडेमिक है तो दिख रहा है कि पढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो ओके, तो इसलिए मैं ये लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे घर में भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनका 10th एग्ज़ाम है, तो मैं पढ़ा रहा हूँ उनको, तो फिर मैंने सोचा आप बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्हें पढ़ना होगा, इसलिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, ओके। आई नो कि मुझे भी फ़ायदा है, बट मैं चाहता हूँ कि आप भी इससे फ़ायदा उठाए, ओके। तो गाइस, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, ओके, थैंक यू। तो गाइस अच्छे से पढ़ेगा, कल हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर देखेंगे फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स, ओके, थैंक यू।